मैं कम सर। आइए बैठिए मनीष जी। गुड आफ्टरनून सर। किस परीक्षा की तैयारी के लिए साक्षात्कार देने आए हैं? सर मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा 2020। ये बताओ श्री देवी कौन थी? सर श्री देवी एक एक्ट्रेस थी। तुम विदिशा के हो यार, उस हिसाब से पूछा है। विदिशा से सर उनका कोई लेना देना नहीं है वैसे। अच्छा, जी सर। विदिशा से श्री देवी का कोई लेना देना नहीं है। जी सर। महादेवी का? हाँ सर, महादेवी का लेना देना है। जो सम्राट अशोक थे उनकी पत्नी का नाम था महादेवी। और क्या नाम था? उनका दूसरा नाम विदिशा देवी भी था। और सर श्री देवी बोला जाता है, बट ये कहीं फैक्ट मिलता नहीं है कि उनका नाम श्री देवी था कि नहीं। क्योंकि विदिशा देवी नाम था इसीलिए नाम विदिशा पड़ा हुआ है, और महादेवी नाम उनका। कारुवाकी कौन है? कारुवाकी के बारे में आइडिया नहीं मुझे। ठीक है, ये बताइए कि अशोक ने विदिशा में ही ससुराल क्यों चुनी? सर जब वो गवर्नर थे उज्जैन के, उस समय पे वो वहां से निकल रहे थे, क्योंकि विदिशा एक व्यापारिक मार्ग में आता था, मगध और उज्जैन के बीच के व्यापारिक मार्ग में। तो उनको वहां पे व्यापारी की लड़की ही थी वो विदिशा देवी। वो व्यापारी से मिले किसी व्यापार के संबंध में और उन्हें पसंद आ गई, तो फिर उन्होंने शादी की। बढ़िया। और ये बताइए हमको, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, जी सर। क्या विशेषताएं हैं? सर उदयगिरी की गुफाएं जो है वो गुप्त काल की 5वीं शताब्दी की बनी हुई गुफाएं हैं, जिसमें से टोटल 20 गुफाएं हैं। पहली जो है वो गुप्त शासक रामगुप्त द्वारा बनाई गई थी, और जो 20वीं है वो गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा बनाई पर गई। कई इतिहासकार तो ऐतिहासिकता मानते ही नहीं रामगुप्त। सर कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। सर इतिहास में रहे तो हैं वो, बट चूंकि इतना समय उनका शासन नहीं रहा है, और उनके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके द्वारा, सॉरी चंद्रगुप्त जो थे उनके द्वारा शासन किया गया था। तो रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त है? जी सर। प्रथम है कि द्वितीय है? सर प्रथम है। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, अब ये बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? सर श्रीगुप्त माना जाता है। वास्तविक? सर वास्तविक चंद्रगुप्त ही माने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, और इनसे पहले रामगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय किसके बाद आते हैं? सर इस संबंध में अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि अशोक के सामाजिक ऐसे कार्य बताइए जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। सर सबसे पहले तो शांति स्थापित करना। उन्होंने जब उस समय चूंकि हाँ समझ गए, आगे बोलो। सर दूसरा पशुओं के लिए जो उनके जितने भी एपेक्स वगैरह हैं, जितने भी शिलालेख हैं, उसमें उन्होंने पशु। कहाँ की गई है पशु बलि की निंदा? सर गुर्जरा अभिलेख मुझे याद आता है, शायद वहाँ की गई, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ उस संबंध। मनीष जी सर। आपके नाम के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है अपने देश में? सर 2-3 हैं। एक मनीष मल्होत्रा जी हैं जो फैशन डिजाइनर हैं। एक मनीष सिसोदिया जी जो हैं, जो दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे हैं। मनीष तिवारी कौन? सर मनीष तिवारी भी एक सर याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। पॉलिटिकल लीडर है? जी सर, पॉलिटिकल लीडर है। चलो, सरस्वती शिशु मंदिर से आपका अध्ययन हुआ? जी सर। ये इस विद्यालय अन्य विद्यालयों से किस तरह से अलग है? सर अन्य विद्यालयों से यदि इसकी तुलना की जाए तो इसमें सर एक तो माना जाता है कि संस्कार ज़्यादा दिए जाते हैं, और दूसरा सर हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि पुरानी पद्धति से इसमें जो है थोड़ी पढ़ाई की जाती है, प्रार्थना वगैरह जो है वो काफ़ी की जाती है। दूसरा योगा और जो प्राणायाम वगैरह होते हैं उनकी शिक्षा भी दी जाती है। ये कार्य हैं जो अन्य स्कूलों से भिन्न होते हैं। भोजन मंत्र आता है आपको? सर थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ मैं, चूँकि काफ़ी समय हो गया है, 2011 तक मैंने इस मंदिर में पढ़ाई की है। ध्यान कर लो और बोल के बताइए। ओम सहना भवतु सहनो विनक्तु। इतना ही थोड़ा याद कर पा रहा हूँ, पूरा तो नहीं कर पा रहा। क्या इसी पोजीशन में बोलते थे वहाँ पे स्कूल में भी? नहीं सर, सर ऐसे पदवेश पहने रहते थे? जूते पहने पे नहीं बोला जाता है क्या भोजन मंत्र? नहीं सर। तो वहाँ पे आप अनुमति लेना कि अब अंग्रेज बन गया सर, वो पटवारी बन गया तो अंग्रेज बन गया। पटवारी हो गए आप? अच्छा अच्छा, तहजीब भूल गए। तो जैसा वहाँ सिखाया था ना वैसे ही अब जूते की अनुमति ले लेना। सर पदवेश खोल सकूँ क्या? फिर हाथ जोड़कर आँख बंद करके सुनाना ना, ये तो तरीका ही गलत हो गया था बिल्कुल। जैसा सीखा वैसे बोलना। किस सन में स्थापना हुई सरस्वती शिशु मंदिर की?
सर पहला सरस्वती शिशु मंदिर 1952 में खोला गया था। उसके पश्चात फिर विद्या भारती जब बनी 1977 में, उसके पश्चात पूरे देश में शिशु मंदिर खोला गया। संस्थापक कौन थे? सर नानाजी देशमुख। अभी कितने सरस्वती शिशु मंदिर है? सर हजारों में संख्या है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट पूरे देश में काफी शिशु मंदिर हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। जी सर। 3 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम बता दीजिए। सर रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है। इंडक्टर। और इलेक्ट्रिकल? सर इलेक्ट्रिकल में मोटर आ जाती है, विद्युत मोटर जिसको बोलते हैं, विद्युत जनरेटर आ जाता है, और सर जो नॉर्मल जनरेटर हम देखते हैं एसी डीसी जनरेटर वो आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर्स अधिक सामान्य तौर पे किस करंट पे काम करते हैं, एसी पे या डीसी पे? सर एसी पे काम करते हैं। एसी। एसी की घर में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सर 220, सर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और वोल्ट 220 वोल्ट होता है 50 साइकिल पर सेकंड। पर सेकंड। अच्छा, एसी डेंजरस है कि डीसी डेंजरस है? सर एसी ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों? सर चूंकि हम जो वोल्टेज देखते हैं एसी का, जो 220 वोल्ट होता है, वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। यदि उसकी टोटल वैल्यू देखी जाए तो वो 220 × √2 हो जाती है, जो कि 314 होती है, तो वो भी ज़्यादा है। और दूसरा सर उसमें साइकिल से चेंज होती रहती हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, तो वो भी ज़्यादा खतरनाक होता है। डायोड वाल्व नाम सुना है आपने? डायोड वाल्व? इलेक्ट्रॉनिक्स में जी सर। इसको वाल्व क्यों कहते हैं? आइडिया नहीं सर। कोई बात नहीं। ओम्स लॉ क्या है? सर ओम्स लॉ ये बोलते हैं कि जब किसी सर्किट में करंट वो बह रहा होता है तो उसका वोल्टेज उसका करंट उसके वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है, V = IR। V प्रोपोर्शनल टू I होगा इससे। जी सर। तो R जो होता है वो I प्रोपोर्शनल टू V बोल दिया आपने, करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। जी सर। है ना? R क्या है? सर R यहाँ एक कांस्टेंट होता है जो जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। रेजिस्टेंस क्या काम करता है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो करंट के बहने को रोकता है, रुकावट पैदा करता है। इसकी यूनिट क्या होती है? सर ओम होती है। ओम। और मोह किसकी यूनिट है? सर महो जो है रजिस्टिविटी जो होती है। रेजिस्टिविटी की है पक्का? जी सर। की कंडक्टिविटी की है? सर रजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी, उसकी यूनिट mho। जी सर। अच्छा अच्छा। आप पटवारी हैं। जी सर। गांव में किसी कोई आत्महत्या कर लेता है जी सर। तो पटवारी का क्या रोल रहता है? सर पटवारी का प्रथम दृष्टया जाके वहाँ का पहनावा बनाना यही रोल होता है, क्योंकि यह एक कानूनी प्रक्रिया है और मतलब उसने यदि किया है तो क्रिमिनल केस होता है। इसमें पटवारी का ज़्यादा रोल नहीं है, फिर जाके अपने अधिकारियों को सूचित करके मौका पहनावा बना के अधिकारियों के पास प्रस्तुत करना ये रोल होता है। पटवारी को गांव का कलेक्टर बोलते हैं, ऐसा क्यों? सर चूँकि गांव के सभी कार्य जो हैं जो बेसिक लेवल पे किए जाते हैं, जिसमें कि नामांतरण, बंटवारा, तो इन कार्यों के कारण थोड़ी बोल सकते उसको कलेक्टर, किसी विशेष कार्य के कारण बोलते होंगे कलेक्टर को। सर कार्य चूंकि पब्लिक को जब कोई भी कार्य रहता है तो सबसे पहले वो जाके पटवारी को ही संपर्क करते हैं और उनके लिए पटवारी ही प्रथम सीढ़ी होता है जिसके थ्रू वो अपना कोई भी कार्य करा सकते हैं, इसलिए भी तो क्या जिला मुख्यालय पे भी नागरिक सारे कार्य पहले कलेक्टर को ही बताते हैं? नहीं सर। आपका कहने का तात्पर्य तो ये हो रहा था कि गांव के सब लोग तो सबसे पहले पटवारी से संपर्क। बट सर सॉल्यूशन की बात है, जैसे कि अब जिला मुख्यालय पे यदि किसी व्यक्ति को कोई सॉल्यूशन चाहिए अपना, तो वो कलेक्टर से आशा करता है कि कलेक्टर हमारा कार्य करेगा। ऐसे ही ग्रामीण स्तर पे यदि किसी को कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वो पटवारी से आश्चर्य होता है कि पटवारी हमारा कार्य कर देगा, इसलिए ये बोला जाता है। सीमांकन करने के नए तरीके क्या है? सर अभी वर्तमान में एक ETSM मशीन है और एक अभी रोवर सिस्टम जो अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराई जा रही है। ये 2 सिस्टम नए सिस्टम। कोई नागरिक आता है या नजरी नक्शा चाहिए हमें? जी सर। किस तरह से उसकी हेल्प करोगे आप? सर उससे बोला जाएगा कि सर्वप्रथम आप लोक सेवा में जाके जो भी चालान है जो कटता है आप वो कटवा लीजिए। वो चालान की रसीद यदि पेश करते हैं तो उनको नजरी नक्शा बना के दे दिया जाएगा। आपका जिला मुख्यालय पर बैठने का क्या रूटीन रहता है? सर जिला मुख्यालय पे हमको नहीं भेजा जाता है। यदि कोई पर्टिकुलर वहाँ पे कार्य होता है तो ही तहसीलदार महोदय या फिर अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा आदेश द्वारा जिला मुख्यालय पर भेजा जाता है, अन्यथा हमारा मुख्यालय तहसील मुख्यालय और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैठने का रूटीन। अभी अखबारों में बहुत समाचार पढ़ने में आता, रोज एक ना एक दिन पटवारी सस्पेंड हो रहा है रिश्वत कांड में। जी सर। रिश्वत क्यों लेते हैं पटवारी?
सर ये एक्चुअली पहले ये काफ़ी प्रचलन में था, बट अब चूंकि चीज़ें जो है वो काफ़ी ऑनलाइन हो गई हैं तो अभी बहुत कम हो गया है। बट हाँ, अभी भी मौके पे जो है वो चल रहा है। लेकिन हमारा सर, मैं ये मानता हूँ कि हमारा सर्विलेंस सिस्टम अब काफ़ी उत्तम हुआ है और लोकायुक्त स्कोप खत्म हो गया। हाँ। तो मनीष जी इससे फॉरेस्ट में आए। नहीं सर, स्कोप खत्म नहीं है। सर, लोग जल्दी मतलब जो यदि कर रहे हैं ऐसा कार्य तो वो पकड़ा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि सर्विलेंस इतना अच्छा है कि यदि अब कोई कर भी रहा है तो वो पकड़ा भी रहा है, इसलिए हम देखने को मिलता है। नहीं, मेरा प्रश्न है, करते क्यों है? भ्रष्टाचार क्यों करते? अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, आपका सम्मान है, गांव में अनाज ऐसे फ्री आ जाता है घर पे। सर चूंकि मैंने कभी किया नहीं है तो इस संबंध में मेरे को जानकारी चलो। अरे ये ऐसा क्यों होता है यार? हर व्यक्ति बोलता है मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, वो तो सभी ईमानदार है फिर तो। नहीं सर, जो लोग यदि मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार करते हैं तो उन्हें जॉब में इंटरेस्ट भी आ रहा है और वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो वो शायद यहाँ आते भी नहीं मुझे होंगे। लगता है मनीष जी का नाम है इसलिए फॉरेस्ट में आ रहा हूँ। आखिरी प्रश्न, आप कविता लिखते हैं? जी सर। लास्ट कविता काय पे लिखी आपने? सर मोटिवेशनल कविता लिखी थी, अपने आप को मोटिवेट करने कुछ के लिए। पंक्तियां सुना सकते हो? जी सर। सुना दीजिए। सर, हारा नहीं हूँ, मुझमें अभी उड़ान बाकी है, अभी तो हूँ जमीन पे, छूना आसमान अभी बाकी है, समझना लेना मुझको तुम थका हुआ, सोचना लेना मुझको तुम रुका हुआ, छूने तो अभी कई आयाम बाकी है, रुका नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ मैं, मुझमें उड़ान अभी बाकी है। गुड, वेरी गुड सर। चलिए, आप पटवारी हैं ना? जी सर। पटवारी के रूप में अपने 3 महत्वपूर्ण कार्यों पर उल्लेख कीजिए। सर, सबसे महत्वपूर्ण पटवारी का कार्य होता है राजस्व अभिलेखों का संधारण करना, जिसके अंतर्गत नामांतरण, बंटवारे ये सभी कार्य आ जाते हैं। सर, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो राजस्व की प्राप्ति करना ग्राम से, और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि यदि ग्राम में कोई भी घटना हो गई है या जैसे सूखा और कोई बाढ़ वगैरह आ गई है तो मौके पर उपस्थित होकर जानकारी अपने वरिष्ठों को प्रोवाइड कराना और उनकी सहायता करना। और समय समय पर जो भी कार्य कलेक्टर कार्यालय द्वारा सौंपे जाए उनको भी करना रहता है। जी सर। भारत के इतिहास में पटवारी के पद का उल्लेख पहली बार कब मिलता है? सर, भारत में पहली बार शाहजहां के काल में, जब उन्होंने जो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे उस समय पे ये पटवारी का उल्लेख मिलता है और उसके पश्चात कंटिन्यूअसली चला आ रहा है। मराठा साम्राज्य में पटवारी की क्या स्थिति थी? सर, मराठा साम्राज्य में पटवारी होते थे और वही भूमि क्या बोलते थे उनको? सर, ये मुझे आइडिया नहीं। कानून को जी सर। देशमुख कुछ वैसे बोलते थे ना? जी सर, देशमुख जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है। ब्रिटिश काल के पटवारी में और स्वतंत्र भारत के पटवारी के कार्यों में क्या अंतर आया है? सर, अंतर काफी आया है, क्योंकि ब्रिटिश काल में अकॉर्डिंग टू भू राजस्व संहिता, जी सर। वो तो ब्रिटिश काल में भी थी, जी सर। स्वतंत्र भारत के भी है ना? सर, एक तो इसमें कार्यों में आया सर सीमांकन वगैरह जो पहले होते थे, वो मतलब बहुत ही पुरानी पद्धतियों से और उस समय से होते थे, बट अभी वर्तमान में जो सीमांकन और ये सारे कार्य होते हैं ये नई नई टेक्नोलॉजी से होते हैं। दूसरा, उनका पुराने समय पे सर ब्रिटिश काल में जो मेन कार्य पटवारी का था वो राजस्व वसूलना ही मेन कार्य होता था, बट अभी राजस्व के अलावा जैसे वो अभिलेखों का संधारण करता है या फिर पब्लिक का जो है कार्य ज्यादा करता है। जब ब्रिटिश काल में पटवारी के पास एक कार्य और होता था, वो ब्रिटिश सरकार का गुप्तचर भी होता था, और उसकी सूचना सही निकलती तो उसको 2 रुपए इनाम प्रति सूचना पे दिया जाता था। और चंद्रशेखर आजाद ओरछा के जंगलों में छुपे हुए हैं, इसकी जानकारी वहीं के पटवारी ने दी थी। ये फैक्ट मुझे नहीं आया। उस पटवारी का नाम पता है आपको? नहीं सर। चलिए, ठीक है ना? ये अंतर आया है। आज का पटवारी पुलिस विभाग के साथ क्या कोऑर्डिनेशन बनाता है? हाँ सर, जैसे पुलिस विभाग को कोई भी जानकारी चाहिए, सर जैसे यदि कोई किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है और उसके भूमि की जानकारी चाहिए या उसकी चल अचल संपत्ति की जानकारी चाहिए तो पुलिस विभाग जो है वो पटवारी से मांग लेती है और पटवारी उनको प्रोवाइड करा देते हैं। उसके पश्चात यदि कोई कहीं पे घटना हुई है, जैसे चोरी की वारदात या रेप की वारदात होती है, तो पुलिस विभाग को नजरी नक्शा चाहिए होता है, जो नजरी नक्शा पटवारी बना के देते हैं। वेरी गुड आंसर। अब एक बात बताइए, अभी आप पटवारी हैं, जी सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। जी सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पटवारी के कार्यों के बीच में कई बार क्लैश आता है, जी सर। क्योंकि जो वनों की जो भूमि होती है ना, जी सर। उसके ऊपर गांव के लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, जी सर। चरणों की भूमि पर अतिक्रमण कर लेते हैं, ठीक है ना? और ये अतिक्रमण आज से भी 2-300 साल पुराना होता है। जी सर। तो आपके सामने ऐसा कोई प्रकरण आता है जी सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि हमारी चरणों की जमीन पर फला सिंह का कब्जा है, अब आप उसको कैसे हटवाएंगे, कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे? आपके ऊपर दबंगों का दबाव भी है गांव के कि रिपोर्ट हमारे पक्ष में बनना चाहिए। सर, मैं अभी एज अ पटवारी की आप बात कर रहे हैं कैसे हटवाएंगे? हाँ हाँ।
सर एज अ पटवारी मेरे पास ऐसे सशक्त नियम है कि यदि वह भूमि शासकीय भूमि है तो मैं धारा 248 का यूज करके वहां पे मैं सीमांकन करवाऊंगा तहसीलदार महोदय से आदेश लेके, और सीमांकन के पश्चात जो बेदखली की कार्रवाई होती है उसका यूज करूंगा। लेकिन गांव में कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पर लोग बड़े दबंग टाइप के होते हैं। नहीं सर, यदि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं, क्योंकि आप यदि अच्छे कर्मचारी हैं तो अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलता है, और यदि आपको लग रहा है कि स्थिति खराब हो सकती है तो आप अपने अधिकारी को बोल के पुलिस बल भी वहाँ ले सकते हैं, उपस्थित करा सकते हैं। पटवारी के कहने पे पुलिस बल आ जाएगा? सर यदि पटवारी तहसीलदार महोदय को मतलब अनुरोध करेगा तो महोदय आदेश करेंगे और उसके पश्चात बल उपस्थित होता है। जनरली जो सीमांकन में कब्जा कार्रवाई होती है वहाँ पे इसी प्रक्रिया के अनुरूप पुलिस बल उपस्थित होता है। खालसा भूमि किसको बोलते हैं? सर खालसा भूमि जो भूमि फालतू पड़ी रहती है, पड़त भूमि जो होती है उसी को खालसा भूमि कहा जाता है। चरनोई की जमीन जी सर। है ना? नजूल? हाँ सर, नजूल जो शहरों की भूमि होती है, शासकीय भूमि, उसको नजूल भूमि बोला जाता गिरदावली? है। सर गिरदावरी जो किसी किसान ने क्या फसल अपने खेत में लगाई है उसको रिकॉर्ड पे चढ़ाना, वो गिरदावरी कहलाता है। आईने दहसाला क्या था? सर आईने दहसाला एक सिस्टम था जो कि टोडरमल के द्वारा लाया गया था, जिसमें किस तरीके से किस भूमि पे क्या राजस्व लेना है, ग्रहण करना, वो सिस्टम था। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब बनी और उसमें अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? सर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में बनी थी। सर कितने संशोधन हो चुके हैं ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, बट अभी जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है वो 2020 में हुआ है। क्या क्या संशोधन हुआ उसमें? सर उसमें संशोधन करके पटवारी को सीमांकन के अधिकार दे दिए गए। पहले सीमांकन राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा किए जाते थे और पटवारी उनकी सहायता के लिए उपस्थित होते थे। अब वर्तमान में ये अधिकार पटवारी को भी। भू राजस्व संहिता की किस धारा का मैक्सिमम यूज पटवारी के द्वारा किया जाता है? सर धारा 109(10) का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसमें कि नामांतरण होता है, जो कि हर 2-3 महीने में 1-2 बार नामांतरण की रिपोर्ट देना ही पड़ती है। वेरी गुड, थैंक यू। जी सर, ये बताओ एमपी में संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जी सर। सर मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन का सबसे पहले ये मतलब होता है कि वहाँ के लोकल्स लोग जो हैं उनकी हेल्प लेके या उनके द्वारा। संयुक्त वन प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? सर इसका उद्देश्य है कि लोकल्स में भी जो है वो फॉरेस्ट के प्रति अवेयरनेस जागरूक की जाए और उनके सहयोग लेके। किस तरह के कार्यों पर आधारित है उद्देश्य? सर उद्देश्य जैसे लोगों को वनों को लगवाना, उनको मतलब वनों का वनीकरण के लिए जागरूक करना, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जैसे वर्तमान में इसके लिए तो दूसरे कार्यक्रम भी है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये। बट सर संयुक्त वन प्रबंधन में डिपार्टमेंट लोकल लोगों के इसमें साथ 3 प्रकार की कमेटी बनाई गई है, तीनों के उद्देश्य अलग अलग है। क्या है वो 3 कमेटी? सर एक कमेटी होती है इको डेवलपमेंट कमेटी होती है। इको डेवलपमेंट कमेटी मध्य प्रदेश में कितनी है, उसकी संख्या? सर संख्या का मुझे एग्जैक्ट क्या काम करती हैं ये? सर ये जो नेशनल पार्क वगैरह में प्रोटेक्टेड एरिया में कोर एरियाज होते हैं, वहाँ पे इनका कार्य रहता है। और इसके अलावा दूसरी कमेटी? सर दूसरी कमेटी विलेज डेवलपमेंट कमेटी होती है। ठीक है, वन है ना, ग्राम वन समिति है ना, ऐसा ग्रामीण वनीकरण। बताइए। सर ये जो है जहाँ पे बहुत कम फॉरेस्ट होता है, ओपन फॉरेस्ट टाइप होता है, वहाँ पे ये समिति काम करती है और ये भी वहीं के लोगों के वनीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करती है। और देखिए ग्राम है, सघन वन सीमा से कितना क्षेत्र जो रहेगा? 5 किलोमीटर का क्षेत्र डेंस फॉरेस्ट। तो वहां पर अपन ग्राम वन समिति की बात करें, और यही बात अगर अपन कहें कि इको डेवलपमेंट से, तो वहां पर कितने? और एक और वन सुरक्षा समिति होती है। तो वन सुरक्षा समिति कहाँ स्थापित की जाती है? सर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वन सुरक्षा समिति। वहां पर? सर नेशनल पार्क का पड़ा हुआ है। नहीं, तो ये इसका दायित्व क्या है मुख्य रूप से? सर मुख्य रूप से जो हमारा ये वन है उनकी सुरक्षा करना। बिगड़ा वन क्षेत्र। सुरक्षा। चलिए ये बताइए ट्विटर में मिस्टर जैक डॉर्सी का कोई विवाद है अभी भारत सरकार के ऊपर, उन्होंने कोई टिप्पणी की, क्या है वो? सर उन्होंने ये बोला है कि जब हमारे कृषि कानूनों पे जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब जो ट्वीट्स वगैरह किए जाते थे, तो उस पे भारत सरकार ने उनको बोला था कि आप ये ट्वीट्स को हटा दीजिए। और आप उन्होंने जो है आरोप लगाया है कि भाई उन लोगों का ट्विटर अकाउंट बंद करने को कहा गया था जो किसान जो 3 कानून जो बने हैं है ना, उनका विरोध कर रहे थे। तो वो 3 कानून कौन से थे जिनका विरोध हो रहा था?
सर एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं है, आप तो भाई पटवारी है ना, आपको पता होगा। सर चूंकि वो कानून अभी बन के और लागू नहीं हुए थे तो नाम तो मुझे क्या था प्रस्ताव, क्या था 3 सर कानून? प्रस्ताव ये था 3 कानूनों में कि सर्वप्रथम तो सर जो हमारी मंडियां हैं उसमें एक निजी मंडी का कंसेप्ट लाने का था कि किसान अपना, फिर दूसरा? सर दूसरा था कि भंडारण से संबंधित था कि कोई भी कितना भी भंडारण कर तीसरा? सकता है, और तीसरा क्या था कानून? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए बस एक प्रश्न और पूछूंगा मैं, अभी जो आपके विभाग से ही है, अभी इस समय जो है मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों के नाम आए हैं जी सर। जहाँ पे पटवारियों की एक लंबी लिस्ट आई जी सर। है ना, जिसमें घोटाले की बात कही गई है जी सर। कि वो घोटाले में उनके विरुद्ध जांच की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो किस गंभीर किस्म का घोटाला है? सर एक्चुअली 2018-19 में जब मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा था तो सूखा राहत राशि बांटी गई थी, तो वहाँ पे ये आरोप कुछ पटवारियों पे लगा है कुछ जिलों में कि उन्होंने जिन जमीनों पे कोई मालिक नहीं था, मतलब जैसे B1 में नाम चढ़ा हुआ था किंतु उनका मौके पे कोई मालिक नहीं था, तो उनकी राशि उस पे मतलब फसल दिखा के और उनकी राशि अपने और रिश्तेदारों या फिर किसी अपने नाम नाम से कर दी गई। वेरी गुड, थैंक यू।